नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक अहम लेकिन शायद थोड़े कम चर्चित पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 143। सही, आर्टिकल 143। ये राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास एक अनोखी शक्ति देता है। ये शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की किसी महत्वपूर्ण कानूनी या तथ्यात्मक सवाल पर। और ये सामान्य कोर्ट प्रक्रिया से अलग है ना? हाँ। जहाँ मुकदमा होता है फिर फैसला आता है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ कोर्ट की भूमिका एक सलाहकार की है, जज की नहीं, एक तरह से। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि भाई राष्ट्रपति को देश की सबसे बड़ी अदालत की सलाह क्यों चाहिए, कब चाहिए, कैसे ये पूरी प्रक्रिया काम करती है और इसका हमारे शासन पर, गवर्नेंस पर क्या असर पड़ता है। कुछ लोग इसे संवैधानिक दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। ये संवैधानिक दिशा सूचक यंत्र एक तरह का कंपस है जो मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाता है। तो चलिए इसी में उतरते हैं और समझते हैं इसे। शुरुआत करते हैं सीधे अनुच्छेद 143 से ही। इसके दो हिस्से हैं, दो खंड। हाँ। पहला खंड, खंड 1। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा सवाल उठ गया है या उठने वाला है जो सार्वजनिक महत्व का है। सार्वजनिक महत्व मतलब जिसका असर आम लोगों पर हो, देश पर बड़े पैमाने पर हो। बिल्कुल। और राष्ट्रपति को लगे कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना जरूरी है तो वो उस सवाल को कोर्ट को भेज सकते हैं। अच्छा। ये विधि या तथ्य का प्रश्न हो सकता है, कानून की व्याख्या या किसी फैक्ट का लीगल इम्प्लीकेशन। हाँ, और ये सार्वधानिक महत्व वाली बात काफी अहम है। ये पक्का करती है कि हर छोटे मोटे मुद्दे पर कोर्ट को परेशान ना किया जाए, सिर्फ गंभीर मामलों में। ओके। और दूसरा खंड, खंड 2, वो तो शायद थोड़ा अलग है। हाँ, वो थोड़ा विशिष्ट है। वो उन संधियों, समझौतों वगैरह से जुड़ा है जो संविधान लागू होने से पहले हुए थे। अच्छा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज। हाँ, अगर उनसे जुड़ा कोई विवाद उठे तो राष्ट्रपति उस पर भी राय मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ एक आप कह सकते हैं बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? खंड 1 में जो ज्यादातर मामले होते हैं, कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, वो मना कर सकता है। ओह, मना भी कर सकता है। हाँ, लेकिन खंड 2 के तहत पूछे गए सवाल पर राय देना कोर्ट के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। पर ज्यादातर रेफरेंस खंड 1 वाले ही होते हैं। ये दिलचस्प है कि कोर्ट मना भी कर सकता है। ये तो कोर्ट की स्वतंत्रता दिखाता है। लेकिन इसका मकसद क्या है? क्यों है ये प्रावधान? देखिए, इसका मूल मकसद है कानूनी और संवैधानिक स्पष्टता लाना, खासकर ऐसे मामलों में जहां कोई कंफ्यूजन हो या सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली हो और उसके कानूनी नतीजों को लेकर श्योर ना हो। बाद में कोर्ट में मामला जाए, फजीहत हो, उससे अच्छा है पहले ही पूछ लो। बिल्कुल, एक तरह से ये प्रिवेंटिव है, अनिश्चितता कम करना, संभावित कानूनी झगड़ों को टालना। तो ये सरकार के लिए एक तरह का लीगल रिस्क असेसमेंट टूल हो गया। बिना कोर्ट केस के प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति बस एक चिट्ठी लिखते हैं? हाँ, मतलब प्रक्रिया थोड़ी औपचारिक है जी। राष्ट्रपति एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट को। राइट। उसमें वो सवाल होते हैं जिन पर राय चाहिए। ओके, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। फिर आमतौर पर चीफ जस्टिस एक संवैधानिक पीठ बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। उसमें अक्सर 5 या उससे ज्यादा सीनियर जज होते हैं। और फिर सुनवाई होती है जैसे आम केस में होती हाँ, है? सुनवाई होती है। अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष रखते हैं। अगर कोई और पार्टी प्रभावित हो रही है तो उन्हें भी सुना जा सकता है। सबकी दलीलें सुनी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर कोर्ट विचार विमर्श करके अपनी राय या ओपिनियन देता है। ये शब्द ध्यान देने वाला है, ओपिनियन, जजमेंट नहीं। और यही सबसे क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग बात लगती है। ये राय बाध्यकारी नहीं है, सरकार मानने को मजबूर नहीं है, तो फायदा क्या हुआ फिर? हाँ, ये सवाल बहुत उठता है। देखिए, तकनीकी रूप से बाध्यकारी नहीं है, पर इसका वजन, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। वो कैसे? अरे सोचिए, ये राय कौन दे रहा है? देश की सर्वोच्च अदालत, वो भी पूरी सुनवाई और विचार के बाद। तो ऐसी राय को इग्नोर करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता, न राजनीतिक रूप से न नैतिक रूप से। जैसे किसी बहुत बड़े डॉक्टर की सलाह, आप माने ना माने पर हल्के में नहीं ले सकते। सही पकड़ा, बिल्कुल वैसा ही। और आपने पहले कहा कि कोर्ट खंड 1 में राय देने से मना भी कर सकता है। कैसा हुआ है कभी? हाँ, हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चित उदाहरण शायद 1993 का है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। अच्छा, राम जन्मभूमि वाला मामला। हाँ, तब राष्ट्रपति ने एक सवाल रेफर किया था कि क्या उस जगह पर पहले कोई हिंदू मंदिर या ढांचा था, और कोर्ट ने उस पर राय देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्या वजह बताई? कोर्ट का मानना था कि ये सवाल तथ्यों और इतिहास से जुड़ा है। इसका फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए, सिर्फ कानूनी राय से नहीं।
और ये भी कि मामला बहुत ज्यादा राजनीतिक और संवेदनशील है, तो इस पर राय देना शायद ठीक नहीं। तो कोर्ट अपनी भूमिका को लेकर बहुत सजग रहता है, कहाँ सलाह देनी है, कहाँ नहीं। बिल्कुल, वो न्यायिक और सलाहकार भूमिका में एक संतुलन रखता है, विशुद्ध राजनीतिक मामलों से बचने की कोशिश करता है। ये तो हुई प्रक्रिया और उसकी बारीकियां, लेकिन संविधान बनाते वक्त इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसके पीछे की सोच क्या थी? इसकी जड़ें संविधान सभा की बहसों में मिलती हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसके बड़े हिमायती थे। अच्छा, उन्होंने क्या तर्क दिया था? उनका मानना था कि राष्ट्रपति, जो देश के प्रमुख हैं, कई बार ऐसी मुश्किल कानूनी या संवैधानिक स्थितियों में पड़ सकते हैं जहां उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। उन्हें ऐसे में अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि वो सही फैसला ले सके संविधान के दायरे में रहकर। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि ये सलाह लेने की शक्ति न सिर्फ राष्ट्रपति के लिए मददगार होगी, बल्कि ये पूरी शासन व्यवस्था को मजबूत करेगी, संवैधानिक संकटों को टालने में मदद करेगी। तो ये एक तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवाद का एक चैनल बनाने की कोशिश थी, टकराव की जगह सहयोग। सही। कुछ हद तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कनाडा जैसे देशों की व्यवस्था से भी प्रेरित था, जहां ऐसी सलाहकार राय का प्रावधान है। तो ये सिर्फ राष्ट्रपति की सुविधा नहीं, बल्कि सिस्टम की स्थिरता के लिए जरूरी समझा गया। चलिए अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल असल में हुआ कैसे है। आपने कहा ज्यादातर खंड 1 में। हाँ, करीब 15 बार इस्तेमाल हुआ है अब तक। हाँ, 1950 से अब तक लगभग 15 बार। ये संख्या शायद सुनने में कम लगे 17 सालों में। हाँ, कम ही लगती है। लेकिन ये दिखाता है कि इसे बहुत सोच समझकर खास परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया गया है। ये रोज का टूल नहीं है। कुछ बड़े उदाहरण अगर देखें तो सबसे पहला तो 1951 में दिल्ली लॉज एक्ट का था। फिर 1960 का बेरूबारी यूनियन मामला बहुत अहम था, भारत और तब के पूर्वी पाकिस्तान के बीच जमीन के ट्रांसफर से जुड़ा। हाँ, वो तो बहुत संवेदनशील मामला था, हमने डिस्कस किया ही, जहाँ मना कर दिया गया। हाँ। फिर 1998 में जजों की नियुक्ति, मतलब कोलिजियम सिस्टम पर। 2002 में गुजरात चुनावों को लेकर। हाल के सालों में भी हुए हैं। हाँ, 2G स्पेक्ट्रम पर सवाल उठे थे, प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर। और एक बार ये भी पूछा गया कि क्या केरल सरकार केंद्र के कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है या नहीं। तो मतलब सीमा विवाद, चुनाव, जजों की नियुक्ति, आर्थिक नीतियां, केंद्र राज्य संबंध, हर तरह के गंभीर मुद्दे इसके दायरे में आए हैं। बिल्कुल। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, बाध्यकारी नहीं फिर भी प्रभावशाली। हाँ। क्यों? कानूनी बाध्यता तो है नहीं। हाँ, ये बात सच में दिलचस्प है। पहला कारण तो साफ है, ये राय सुप्रीम कोर्ट की है, उसकी एक साख है, एक विश्वसनीयता है। ठीक है। दूसरा, ये राय यूं ही नहीं दी जाती, पूरी बेंच बैठती है, सुनवाई होती है, गहन विचार होता है, तो इसकी क्वालिटी मजबूत होती है। और तीसरा आपने कहा था शायद सबसे अहम, हाँ, वो है राजनीतिक पहलू। इसे नजरअंदाज करने का पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल रिस्क, वो कैसे? आप सोचिए, सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, कोर्ट ने सोच समझकर सलाह दी। अब अगर सरकार उसे बिना किसी ठोस वजह के ठुकरा दे तो क्या होगा? विपक्ष हंगामा करेगा, मीडिया में आलोचना होगी। बिल्कुल। सरकार पर मनमानी करने, कोर्ट का अपमान करने का आरोप लगेगा। इसलिए सरकारें आमतौर पर इसे बहुत सीरियसली लेती हैं। एक नैतिक और राजनीतिक दबाव बन जाता है। वो जीएसटी वाला उदाहरण लें अगर। हाँ। मान लीजिए नया जीएसटी कानून आया, कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं ये असंवैधानिक है, गतिरोध बन गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई ये कानून संवैधानिक है या नहीं। राइट। फिर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच बैठेगी, सबकी बात सुनेगी। मान लीजिए कोर्ट कहती है कानून ठीक है, पर राज्यों की चिंताएं जायज हैं, इसमें ये सुधार कर लो। तो सरकार बाध्य तो है नहीं ये सुधार करने को। नहीं है। लेकिन सलाह पब्लिक है, अगर सरकार सुधार नहीं करती तो उसे बताना पड़ेगा क्यों। ज्यादा चांस यही है कि सरकार वो सुधार कर लेगी, विवाद भी खत्म, काम भी हो गया। तो ये तंत्र टकराव टालकर समाधान की तरफ ले जाता है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। हाँ, एक तरह की प्रिवेंटिव जस्टिस, समस्या को बढ़ने से पहले ही संभाल लेना। बिल्कुल। तो अगर हम इसके महत्व को समेटें तो क्या कहेंगे, इसका रोल क्या है हमारे सिस्टम में? देखिए, ये कई तरह से महत्वपूर्ण है। एक, ये सरकार को बड़े कदम उठाने से पहले उनकी लीगैलिटी चेक करने का मौका देता है, बात की लिटिगेशन और अनिश्चितता से बचाव। हाँ। दूसरा, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक नॉन कॉन्फ्रंटेशनल डायलॉग का प्लेटफॉर्म देता है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और तीसरा, ये मुश्किल और संवेदनशील मुद्दों पर देश की टॉप लीगल एक्सपर्टाइज का फायदा उठाने का एक तरीका है। तो वो संवैधानिक दिशा सूचक यंत्र वाली बात सही लगती है, एक सेफ्टी वॉल्व जैसा।
हाँ बिल्कुल, रुको, सोचो, सलाह लो, फिर आगे बढ़ो। ये सुनिश्चित करता है कि बड़े फैसले हड़बड़ी में या कानूनी नासमझी में ना हों। चलिए, तो आज की इस बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने समझा कि आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक सवालों पर राय मांगने की शक्ति देता है। हाँ, और ये राय तकनीकी रूप से बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका नैतिक और राजनीतिक वजन बहुत होता है। इसका मकसद है स्पष्टता लाना, अनिश्चितता दूर करना और सरकार को गाइड करना। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जरूरी माना था। हमने इसके इस्तेमाल के उदाहरण देखे, बेरुबारी से लेकर जजों की नियुक्ति तक, और ये भी कि कोर्ट कभी-कभी राय देने से मना भी कर सकता है, जैसे राम जन्मभूमि मामले में। बिल्कुल। अब अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, ये जो बात है कि सलाह बाध्यकारी नहीं पर प्रभावशाली है, तो सवाल ये है कि इस प्रभाव या वजन का असली सोर्स क्या है? क्या ये सिर्फ परंपरा है, या सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, या फिर मुद्दा ही इतना बड़ा होता है कि सरकार उसे अनदेखा कर ही नहीं सकती? मतलब इस गैर बाध्यकारी शक्ति की असली ताकत कहाँ से आती है? परंपरा से, सम्मान से या राजनीतिक जरूरत से? ये सोचने वाली बात है। वाकई शायद इन सबका मिला जुला असर हो। तो ये थी हमारी आज की चर्चा अनुच्छेद 143 पर। उम्मीद है आपको इस प्रावधान की अहमियत और बारीकियां समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।